हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं जेडी उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, जिनकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो केस है उसका नाम है राहुल गांधी वर्सेस पूर्णेश ईश्वर भाई मोदी 2023 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस केस को डिटेल में जानने से पहले सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं। अभी पिछले कुछ दिनों की बात है, आप सभी ने सुना ही होगा कि जो राहुल गांधी जी थे, है ना, उनकी जो मेंबरशिप थी, है ना, वो चली गई, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो सवाल यह आता है कि अगर कोई एमपी है या एमएलए है तो उसकी मेंबरशिप से उसको कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, वो कौन से बेसिस हैं जिनके बेसिस पर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और क्या वर्तमान में जो राहुल गांधी जी हैं, ठीक है, क्या वो उनकी जो मेंबरशिप है उससे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, क्या वर्तमान में वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, ये बहुत सारी बातें हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी कर्नाटका में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उस संबोधन के दौरान उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर कुछ टिप्पणी की, ठीक है, और उनकी इस टिप्पणी के विरोध में, ठीक है, सूरत के जिला एवं सत्र न्यायालय के अंदर डिफेमेशन का केस राहुल गांधी जी के अगेंस्ट फाइल कर दिया गया। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि क्या आप अगर किसी व्यक्ति के सरनेम को लेकर अगर कोई टिप्पणी करते हो तो क्या वो डिफेमेशन की परिभाषा में आता है, सुसंगत प्रावधान कहां पर है, ठीक है। साथ ही साथ अगर किसी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना है या किया जाना है तो वो रिलीवेंट प्रोविजंस कहां है। तो इस संदर्भ में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप बात करेंगे डिफेमेशन का तो आईपीसी का सेक्शन 499 और सेक्शन 500 इस संदर्भ में प्रावधान करते हैं कि अगर किसी पर्सन ने, ठीक है, डिफेमेशन किया है तो डिफेमेशन की परिभाषा कहां होगी। तो सेक्शन 499 उसकी डेफिनेशन बताता है और सेक्शन 500 उसके पनिशमेंट को बताता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आप आर्टिकल पढ़िएगा 102। तो आर्टिकल 102 जो है ना, वो किसी मेंबर की, है ना, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। और साथ ही साथ आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन नंबर 8 देखिएगा, ये डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में प्रोविजन बताते हैं। तो वापस आ जाते हैं फैक्ट्स पर। तो डिफेमेशन का केस जो है राहुल गांधी जी के अगेंस्ट शुरू हो गया सूरत के, ठीक है, ट्रायल कोर्ट के अंदर। और जो ट्रायल जज थे उनका नाम था एच वर्मा। वर्मा। तो एच वर्मा ने क्या काम किया, ठीक है, उनको दोषी पाया और मैक्सिमम 2 इयर्स का पनिशमेंट उनको दे दिया। और ये जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा, तो वहां पर ये प्रोविजन लिखा हुआ था कि कोई भी अगर एमपी एमएलए है उसको 2 इयर्स और उससे ज्यादा का पनिशमेंट मिलता है तो उसकी जो मेंबरशिप है उसको एज सुन एज पॉसिबल उसकी मेंबरशिप से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाना। तो जैसे ही उनको पनिशमेंट हुआ तो पनिशमेंट होने के बाद उनकी जो मेंबरशिप थी उससे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब हुआ क्या कि इस ऑर्डर को और इस जजमेंट को चैलेंज किया गया आपका सूरत हाई कोर्ट में। तो जब सूरत हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया तो सूरत हाई कोर्ट ने, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया और राहुल गांधी जी की वहां पर पूरी तरीके से सुनवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। उसने ये डिसाइड किया कि भाई देखो, राहुल गांधी जी को जो 2 इयर्स का पनिशमेंट ट्रायल कोर्ट ने दिया है उसका बेस क्या है, किस बेसिस पर उनको 2 इयर्स का पनिशमेंट दिया गया। तो ट्रायल कोर्ट ने वो रीजन नहीं लिखा है, वो ग्राउंड नहीं लिखा है जिसके बेसिस पर उनको 2 इयर्स का पनिशमेंट मिला। इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया, इस मामले को स्टे कर दिया। जब इस मामले को स्टे किया गया तो उसका रिजल्ट ये रहा कि जो राहुल गांधी जी थे, है ना, उनकी जो मेंबरशिप थी वो बहाल हो गई और डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गया। अगर वो डिस्क्वालीफाई रहते तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं 2 इयर्स तक का पनिशमेंट, साथ ही साथ 6 इयर्स का आपका डिस्क्वालिफिकेशन, मींस 8 इयर्स तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो आई होप कि आपको ये जजमेंट पता होना जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट जो केस है उसका नाम है विवेक नारायण शर्मा
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 सुप्रीम कोर्ट। ये जो केस है ना, ये केस डीमोनेटाइजेशन पर है, नोटबंदी पर है। सवाल ये आता है कि इंडिया के अंदर कितनी बार नोटबंदी हुई और कौन कौन सी नोटबंदी को जो है चैलेंज किया गया, बेसिस क्या थे, और हम कैसे पहचानेंगे कि कोई डिमोनेटाइजेशन जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो केस है वो इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस केस के अंदर तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच थी इसके अंदर, जिसने 4:1 से ये जजमेंट पास किया है। सवाल ये आता है कि इंडिया के अंदर जो डीमोनेटाइजेशन था वो कब कब हुआ और कब कब चैलेंज किया गया। तो देखिए, डीमोनेटाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो पहला जो डीमोनेटाइजेशन हुआ वो 1946 में हुआ, दूसरा देखा जाए तो 1978 में हुआ, जो तीसरा हुआ वो हुआ आपका 2016 में। अब सवाल ये आया कि 1978 में भी चैलेंज किया गया था डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी को, और आपका 2016 में भी चैलेंज किया गया। 1978 की अगर मैं बात करूं तो जो टोटल सर्कुलेशन था आपके नोट्स का, उसका 0.6%, ध्यान से समझने वाली बात है, 0.6% को ही बैन किया गया था, बंद किया गया था। जबकि मैं आपको बताऊं 2016 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 500 और 1000 के जो नोट्स थे, ठीक है ना, इनको जो है बंद कर दिया गया। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो टोटल सर्कुलेशन था उस टोटल सर्कुलेशन का 86% जो है नोट बंद किया गया। तो जरा आप समझिए कि 1978 में जहां 0.6% था, वहीं 2016 में 86% था। तो यहां पर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है ना, और यह मामला पहुंच गया कोर्ट के पास। ठीक है, तो सवाल यह आता है कि भाई देखो, जो डिमोनेटाइजेशन का सिस्टम है वो कैसे फंक्शन करता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई एक्ट पढ़िएगा आप और उसकी सेक्शन पढ़ना 26। मैं लिख देता हूं, आरबीआई एक्ट और उसका सेक्शन देखना 26। यहां प्रावधान किया गया है कि जो आरबीआई होगा वो रिकमेंड करेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर, है ना, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी कि भाई कौन कौन सी सीरीज ऑफ नोट को हम चलन से बाहर कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है कि सेक्शन 26 इस बात को कह रहा है कि आरबीआई रिकमेंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी कि भाई ये सीरीज ऑफ नोट्स जो है ना, हम चलन से बाहर कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर डीमोनेटाइजेशन जो सिस्टम था, ठीक है ना, उसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड घोषित किया है। तो आइए नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। जो थर्ड केस है उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस को समझने से पहले थोड़ा सा बेस समझ। ये वो केस है जिस केस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 239 AA के बारे में जो प्रावधान दिए गए थे, उनमें एक एक्सप्रेशन है सर्विस, और उसमें यह प्रावधान किया गया है कि भाई जो दिल्ली है, दिल्ली के रेफरेंस में जो पावर्स होंगी, ठीक है, क्या सेंटर के पास होंगी, क्या स्टेट के पास होंगी, उनका डिवीजन कैसे होगा, इस पर क्वेश्चन था। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आर्टिकल 239 AA है क्या, और उसको किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर और किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, और इस केस का डिसीजन क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रोविजन है वो है इस केस के अंदर आर्टिकल 239 AA, जो बात करता है और इसमें प्रावधान है कि जो दिल्ली होगा उसको हम स्पेशल स्टेटस देंगे, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली का, और जो दिल्ली का गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, इसके बारे में प्रावधान करता है आर्टिकल 239 AA। साथ ही साथ में अगर मैं ये कहूं कि इसका जो इंसर्टेशन है वो कब हुआ, तो इसको इंसर्ट किया गया 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में, और रिकमेंडेशन था एक कमेटी का, और उस कमेटी का नाम था एस बालकृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशन पर
आर्टिकल 239A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 69th अमेंडमेंट 1991 के थ्रू इंसर्ट किया गया और जिसमें प्रावधान कर दिया गया था कि दिल्ली को हम जो है ना एक स्पेशल स्टेटस देंगे, मींस वो नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली होगा। साथ ही साथ में जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उसके बारे में प्रावधान किया गया था। अब सवाल यह आया कि जो सर्विसेज होंगी क्या वो सेंटर के पास होंगी, क्या वो स्टेट के पास होंगी, अगर होंगी तो उनका डिवीजन कैसा होगा। इस केस के अंदर यही एक क्वेश्चन था। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि भाई देखो, पुलिस को छोड़ दीजिए, पब्लिक ऑर्डर को छोड़ दीजिए और आपका लैंड को छोड़ दीजिए। तो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड को छोड़कर जो सारी की सारी सर्विसेज होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगी और स्टेट गवर्नमेंट जैसा चाहे उनके लिए लॉ बना सकती है। तो समझने वाली बात यह है कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इन तीनों को छोड़कर है ना जो सर्विसेज होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट उस पर लॉ बना सकती है। तो जाहिर सी बात है, जब ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा था, या कहीं ना कहीं हम ये देखें तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ ये बात कही गई। तो सेंटर ने क्या काम किया, अमेंडमेंट कर लिया, जो कि आपको भी समझना चाहिए। उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो समझने वाली बात यह है कि इस एक्ट को पास करने के बाद, ठीक है, क्योंकि सेंटर को ये बात समझ में नहीं आई, उनको लगा कि यार सारी की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास चली गई, तो इन्होंने इस एक्ट को पास कर लिया और इस एक्ट को पास करने के बाद जो सारी की सारी पावर्स थी वो उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी। ठीक है, तो आपको ये केस दिल्ली के कनेक्शन में, दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है कि यहां पर जो पावर है सर्विसेज को लेके वो कैसे कैसे डिवाइड की गई हैं और किसको पावर है, ठीक है, और वो किस तरीके से यहां पर लॉ बना सकता है। तो ये केस याद रखना, इसका जजमेंट याद रखना, और साथ ही साथ में जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो इनेक्ट किया गया आपका अमेंडमेंट है ना, उसको भी याद करना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, और नेक्स्ट केस को आप देखिए। नेक्स्ट केस का नाम है इन री आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इन री आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2019 में, ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर था, है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में एक एक्ट पास किया गया था और उस एक्ट का नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और उससे पहले एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया गया था और उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में यह लिखा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है अब वो नहीं होगा। आर्टिकल 370 के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसमें प्रावधान लिखा गया है कि कुछ ऐसे प्रावधान थे जो अस्थायी तौर पर, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर राज्य के बारे में लिखे गए थे। तो उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ऐसे जो प्रावधान थे उनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब सवाल यह आया कि उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि क्या वो प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डर था वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी उसने डिसाइड किया कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था। तो इस संदर्भ में, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आपको इस केस को याद रखना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस का नाम है सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। अब ये केस जो है ना वो महाराष्ट्र इलेक्शन 2019 पर, जरा समझिएगा। पहले तो आप केस का नाम याद रख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लोर टेस्ट कैसे होगा, है ना, और भी बहुत सारी बातें, क्या फ्लोर टेस्ट मनमाने तरीके से हो सकता है ना, किस तरीके से फ्लोर टेस्ट को कराएंगे, है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होगा, बहुत सारी बातों को इस केस के अंदर डील किया गया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये जो केस है सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र का, इस केस में क्या हुआ कि जो महाराष्ट्र इलेक्शन है 2019, उसमें क्या था कि आपका जो शिवसेना थी, है ना, एनसीपी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। समझने वाली बात है, 3 लोग थे ये, शिवसेना, आपका एनसीपी और आईएनसी।
इन तीनों ने मिलकर एक अलायंस बनाया और इस अलायंस को एमबीए कहा गया, महाविकास आघाड़ी। और इसकी लीडरशिप जो थी ना वो उद्धव ठाकरे के हाथ में, ठीक है। और जब 2019 का इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, तो ये अलायंस जो है जब चूंकि खट्टी थी तो ये जीत गए और उद्धव ठाकरे जो है ना महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन गए। लगभग 2.5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे। शिवसेना के ही एक दूसरे नेता थे जिनका नाम था एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे ने क्या काम किया, और एमएलएस को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर एक रिवेल ग्रुप बना लिया, एक रिवेल अलायंस बना लिया, ठीक है, अगेंस्ट एमबीए। और उनका यह कहना था कि जो एमबीए है मींस महाविकास जो आघाड़ी है, ठीक है, ये शिवसेना की जो आइडियोलॉजीज हैं, है ना, उनके अगेंस्ट है और इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब ये रिवेल ग्रुप आया तो जो गवर्नर थे महाराष्ट्र के, ठीक है, उन्होंने कहा कि चलो फ्लोर टेस्ट करा लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या इनके पास विश्वास है या नहीं है, कॉन्फिडेंस है नहीं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र जो इलेक्शन था 2.5 साल के बाद 2 ग्रुपों में बट गया। एक हो गया एकनाथ शिंदे ग्रुप और एक हो गया उद्धव ठाकरे ग्रुप, ठीक है। तो उद्धव ठाकरे ने क्या काम किया, गवर्नर के द्वारा जो किया गया जो फ्लोर टेस्ट था उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाने से मना कर दिया। जब स्टे लगाने से मना किया और इधर फ्लोर टेस्ट देने से पहले जो उद्धव ठाकरे थे, ठीक है, उन्होंने रिजाइन कर दिया कि भी अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, त्यागपत्र दे दिया। और इधर क्या हुआ, इधर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर, ठीक है, और जो है जो कॉन्फिडेंस था, ठीक है, वो शो कर दिया। और इस तरीके से देखा जाए तो महाराष्ट्र में सरकार बनी और एकनाथ जो शिंदे थे वो वहां के मुख्यमंत्री बने। तो अब ये सवाल आता है कि ये जो केस है वो इंपॉर्टेंट किस वजह से है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट क्या है तो आप इस केस को पढ़िए। साथ ही साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो गवर्नर है उसका रोल क्या है फ्लोर टेस्ट में, आप समझिए। और जो डिप्यूटी स्पीकर है उसका अपॉइंटमेंट आदि कैसे हो रहा है, तो उसके बारे में आपको इस केस के माध्यम से बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। तो देखने वाली बात यह है कि जब आप प्रिपरेशन करते हो जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तो आपको केसेस भी पूछे जाते हैं, है ना, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोविजन ऐसा है जिस पर रीसेंट जजमेंट आया है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है। तो इस केस के माध्यम से सारी बातें आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।